स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हमारा साइंस का चौथा वीडियो है। दोस्तों हमने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें 5 वीडियो हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आ रहे हैं। ओके दोस्तों, जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आने वाली एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ इससे पहले जो मैंने 3 वीडियो बनाए हैं वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। और दोस्तों ये हमारा चौथा वीडियो है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम हमारा चौथा वीडियो। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर लिखिए। ओके दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा 4 नंबर के लिए। दोस्तों इसे अनाक्षी और आक्षीय श्वसन के नाम से भी पूछा जाता है ना, वायवी और अवायवी श्वसन को आक्षीय और अनाक्षीय श्वसन के नाम से भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप, है ना। देखिए पहला इसमें हम पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पहला अंतर क्या है हमारा, वायवी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवी श्वसन में जो है दोस्तों किसकी उपस्थिति होती है, वायु की यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ओके, जबकि अवायवी श्वसन जो होता है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वायु की अनुपस्थिति में होता है दोस्तों। ये इसमें वायु की उपस्थिति नहीं होती है, यानी वायु की अनुपस्थिति में अवायवी श्वसन होता है। ओके दोस्तों, अगला देखिए, दूसरा है हमारा, वायवी श्वसन कोशिका के जीवद्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। दोस्तों वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया और जीवद्रव्य इन दोनों में संपन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है दोस्तों वो केवल और केवल जीवद्रव्य में ही संपन्न होता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब ग्लूकोज जो है पूरी तरह से पच जाता है। ओके दोस्तों, जबकि अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब पूरी रूप से नहीं पचता, आधा ही पचता है ना, या आधे से कम ही पचता है, कुछ भाग ही इस ग्लूकोज का जो है पचता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे पॉइंट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट हमारा, देखिए वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 32 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों कितना, 32 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो दोस्तों इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण में 32 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कौन सा दोस्तों, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण दोस्तों इसमें कितनी, केवल 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। ओके दोस्तों, आप इसमें चाहे तो, अगर आपको ये नंबर याद नहीं रहते तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना दोस्तों, कि इसमें हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों एटीपी, जैसा कि मैंने बताया कि हम इन क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, तो दोस्तों एटीपी जो होता है उसका पूरा नाम अधिकतर पूछा जाता है, तो दोस्तों आप चाहे तो लिख सकते हैं एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। दोस्तों एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ओके दोस्तों, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ढंग से, तो आप समझ लीजिए, या मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुन के नोट कर सकते हैं, है ना, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ओके, अगर दोस्तों एडीपी आ जाता है, टी की जगह अगर डी आ जाता है दोस्तों, टी की जगह अगर डी दे देता है तो आपको ट्राई की जगह डाई लिखना है। एडीपी का पूरा नाम होता है दोस्तों एडिनोसिन डाईफास्फेट। ओके दोस्तों, याद रखिएगा एडिनोसिन डाईफास्फेट। ओके, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज में हमारा, पीएच पैमाने से आप क्या समझते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है ये हमारी सीरीज का। तो देखिए पीएच पैमाना किसे कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारा हम ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ बिना स्किप किए। पीएच पैमाना वह पैमाना होता है जो किसी पदार्थ की अम्लीता, है ना, या अम्लता और क्षारीयता को व्यक्त करता है या इसका पता लगाता है। ओके दोस्तों, अब कैसे पता लगाता है, तो उसमें उस विलयन में हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता के हिसाब से दोस्तों पता चलता है कि वो विलयन अम्ल है या क्षार है ना दोस्तों। तो पीएच पैमाना क्या करता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है ना, उसी से हमें अम्ल और क्षार होने का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए, क्या हो जाएगी, पीएच वह पैमाना होता है जो किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को उसके विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करता है। किस आधार पर दोस्तों, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मापन करता है, तो इसी से हमें अम्लता और क्षारीयता का पता चलता है। ओके दोस्तों, चलिए मैंने जैसा कि बोला था कि इसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, तो दोस्तों समय आ गया है, चलिए पढ़ते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव। दोस्तों पीएच पैमाना जो है उसकी खोज किसने करी थी, तो दोस्तों उसकी खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। किसने दोस्तों, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथ साथ, है ना। तो दोस्तों पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने कर दी। दोस्तों अभी रुक जाना नहीं में पूछा हुआ है और बोर्ड में भी पूछा हुआ है कि इसका परास यानी पीएच पैमाने का परास क्या है। दोस्तों इस परास को बोलते हैं हम रेंज, है ना, याद रखिएगा। तो पीएच पैमाने की रेंज कितनी है दोस्तों, 0 से लेकर 14 तक होती है। ओके दोस्तों, मतलब यह एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक जो है वो अंकित होते हैं दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा
यदि पीएच 7 से कम यदि पीएच जो है वो 7 से कम होता है तो विलयन कैसा होगा? तो दोस्तों अम्ल जो होते हैं है ना, अम्लों का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है दोस्तों। बड़ा ये जो चिन्ह है इसमें बड़ा मुंह 7 की तरफ है दोस्तों, है ना। तो 7 बड़ा होगा, है ना, और पीएच की जो वैल्यू है वो छोटी होगी। ओके दोस्तों, इसको ऐसे पढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो पीएच कम होगा 7 से तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, है ना। मतलब अम्लों का परास अगर पूछ लिया जाए तो 0 से 7 तक। ओके दोस्तों, और अगर पीएच जो है वो बड़ा होता है, देखिए बड़े का चिन्ह लग रहा है, और 7 छोटा रह जाता है, मतलब 7 से बड़ा अगर पीएच होता है, अधिक होता है, तो दोस्तों विलयन कैसा होगा? हमारा क्षारीय होगा। ओके दोस्तों, और अगर पीएच न 7 से कम होता है न 7 से ज़्यादा होता है, जबकि 7 होता है ओनली, तो दोस्तों विलयन कैसा हो जाएगा? हमारा उदासीन हो जाएगा। तो दोस्तों जल जो है, शुद्ध जल, प्योर वाटर जो है, इसका पीएच जो है हमारा क्या होता है दोस्तों? 7 होता है, याद रखिएगा। और ये शुद्ध जल जो है ये विद्युत का कुचालक होता है ना। शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है और ये उदासीन होता है, इसलिए चालन नहीं करता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो है जो कार्य होते हैं या जो भी क्रियाएं होती है वो किस पीएच से किस पीएच के कारण के बीच में होती है। तो दोस्तों 7 से लेके 7.8 पीएच अगर होता है तो मानव में जो है सारी क्रियाएं सही साट या सही ढंग से चलती है। ओके दोस्तों, तो आगे है दोस्तों अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अम्ल वर्षा भी ये हमारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ओके दोस्तों, आप जानते हैं 7 से कम होने पे अम्ल की गिनती में आता है। तो दोस्तों 5.6 से अगर कम होता है जल का मान, बारिश का मान, है ना, बारिश के पानी का मान, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अम्ल वर्षा कहते हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है ना। तो आप याद रखिए, अम्लीय वर्षा जो है उसका पीएच मान कितना हो जाएगा दोस्तों? अम्ल वर्षा का 5.6 पीएच मान होता है। ओके, आगे देखिए दोस्तों, दांतों का क्षय कब शुरू होता है? तो दोस्तों दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है? 5.5। दोस्तों पिछले साल दांतों के क्षय से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, हालांकि वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि 5.5 से अगर हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है तो हमें दांतों में सड़न होने लगती है। तो दोस्तों ये याद रखिए। और हम पेस्ट का जो यूज़ करते हैं दोस्तों, है ना, पेस्ट जो है वो हमारे बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, इन्हें क्षारीय प्रकृति का होता है। ओके दोस्तों, तो पेस्ट क्या करता है? हमारे मुंह का जो पीएच मान कम हो जाता है, क्योंकि हम रात को सोते हैं तो हमारे मुंह से लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, और दोस्तों उसका नेचर होता है एसिडिक। ओके, तो भोजन का हमारा मुंह जो है वो रात भर में अम्लीय हो जाता है ना, खट्टा खट्टा सा हमें टेस्ट आने लगता है। तो जब हम उठते हैं सुबह तो इसीलिए हमें पेस्ट से ब्रश करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हमारा पीएच मान जो है वो कम हो चुका है, तो वो बढ़ जाए, है ना, जिससे दांतों का शरण नहीं हो। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? इसके उदाहरण दीजिए, है ना। आपको उदाहरण सहित लिखना है, हमने एक ही उदाहरण लिखा है तो हम इसको कट कर देते हैं 2 को। ओके दोस्तों, एक ही उदाहरण पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में तो एक उदाहरण के सहित या फिर पूछा जाएगा कि उदाहरण सहित उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। ओके दोस्तों, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं ना, जब अम्ल जो है किसी भी क्षार से क्रिया करता है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है दोस्तों? लवण बनता है, यानी साल्ट, है ना, साल्ट बनता है और जल बनता है दोस्तों, है ना। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? देखिए एक बार, क्योंकि अम्ल जो है उसका पीएच मान 7 से कम है ना, 7 से कम है, और क्षार जो है उसका पीएच मान क्या है दोस्तों? 7 से ज़्यादा है। ओके, 7 से ज़्यादा है। तो ये 7 से कम वाला पदार्थ जब 7 से ज़्यादा वाला पीएच वैल्यू के पदार्थ से क्रिया करेगा तो लवण और जल, जल क्या है दोस्तों? 7, मतलब ये उदासीन लवण बना देगा, है ना। यह उदासीन पदार्थ जल का निर्माण करता है, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। NaOH जो कि क्षार है दोस्तों, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और एक अम्ल लेते हैं, हमने लिया दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। HCl को क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि हमारे शरीर में जो है HCl अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? दोस्तों हमारे अमाशय में, है ना, हमारे अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। अगला देखिए दोस्तों, अगर इन दोनों की क्रिया होगी तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा NaCl, है ना, और प्लस जल। दोस्तों NaCl क्या है? हमारा लवण। लवण ये ना होता है दोस्तों नमक, है ना, जो ये कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है दोस्तों, इसको साधारण नमक भी बोला जाता है ना, साधारण नमक। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला लिखिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा NaCl। ओके, और जल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, H2O, है ना, वर्षों से आप पढ़ते ही आ रहे हैं। तो दोस्तों कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला भी यहाँ पे हमारा रेडी हो जाएगा। ओके, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? NaCl। ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे मानव शरीर में पाया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए।
दोस्तों अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ अम्लों के उदाहरण दीजिए। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पाया जाए आएगा बोर्ड में, लेकिन अगर आ भी जाए तो मैं आशा करता हूँ कि आप जब सब इसको समझ लेंगे तो आसानी से लिख पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, संतरा और नींबू जो खट्टे फल जो होते हैं दोस्तों, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमेशा याद रखिएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना दोस्तों। खट्टे फलों में हमेशा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे। तो मेलिक अम्ल जो है ना, मेलिक अम्ल हमारे सेब में पाया जाता है। दोस्तों सिरका जो है, जिसको हम विनेगर बोलते हैं, उसमें कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल होता है। ओके, याद रखिएगा। फिर आता है दोस्तों हमारा इमली। इमली में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? टार्टरिक, जो कि खट्टा और मीठा लगता है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा। फिर आता है दोस्तों हमारा टमाटर। टमाटर का के अंदर कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में भी खट्टा टेस्ट आता है दोस्तों। खट्टे जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी में एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों टमाटर में होता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, है ना, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, फिर आता है दोस्तों इसी सीरीज में दोस्तों आगे देखिए, आगे आता है हमारा अ, टमाटर हो गया था, है ना। अब आता है खट्टा दूध या दही, है ना। खट्टा दूध जो होता है, जो दूध फट जाता है, जिसको हम बोलते हैं खट्टा दूध, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है कि दही में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, है ना। तो दही में लेक्टोबेसिलस लेक्टोबेसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, है ना दोस्तों, याद रखिएगा। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके कवर करवाऊंगा इसमें, तो याद रखिएगा। यही एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना, यही से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो याद रखिएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दही में जो है जीवाणु अगर पूछ लिया जाए, है ना, जीवाणु, तो दोस्तों कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। ओके, आगे देखिए दोस्तों, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक तरह से दोस्तों क्या है? अमीनो अम्ल होते हैं, है ना। प्रोटीन किसे कहते हैं? अमीनो अम्लों को ही तो प्रोटीन कहते हैं। अगला है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, चींटी का डंक। जो चींटी होती है, लाल या काली, काली तो नहीं, लाल चींटी या ततैया पूछ ले, है ना, जैसे नेटल को ही ततैया कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। नेटल या चींटी दोस्तों, जिसे हम जल्ली कहते हैं, है ना, मधुमक्खी की तरह होती है, और मधुमक्खी के डंक में भी यही होता है दोस्तों, मेथेनोइक अम्ल, है ना। जो जहरीले जानवर होते हैं, है ना, जिनके काटने से हमें सूजन चढ़ जाती है और लगभग 3 दिन लगते हैं इसको रिकवर होने में, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा? मेथेनोइक अम्ल होता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला और आज का इस वीडियो का लास्ट सवाल क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हर साल पूछा ही जाता है, तो अच्छे से देखिए। वायुमंडल में धूल तथा जल के अनगिनत कण होते हैं, है ना दोस्तों। आपने देखा होगा कभी, अगर अगर किसी छोटे से रास्ते से अगर कहीं से धूप आती है, जैसे कच्चे मकानों में अधिकतर देखने को मिलता है, या घने जंगलों में जब हम धूप को देखते हैं, है ना, या आपके घरों में ठंड के दिनों में अगर आप धूप में कभी खड़े हों, खिड़की में से कभी प्रकाश आ रहा हो, तो आपने देखा होगा कि उस धूप में जो है छोटे छोटे से पार्टिकल्स या कण जो है ना, धूल के कण हमें उड़ते हुए दिखाई देते रहते हैं। तो दोस्तों ये डस्ट पार्टिकल होते हैं, या तो धूल के कण होते हैं या फिर जल के कण होते हैं, है ना। तो ये अनगिनत कण जो है वो वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं। ओके दोस्तों, हवा में उपस्थित रहते हैं। अब ये कण क्या करते हैं दोस्तों? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ये कण क्या करते हैं? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे अधिक नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है ना। इस रंग का जो प्रकीर्णन है, इसका जो तरंगदैर्ध्य है वो कम होता है दोस्तों, है ना। अतः आकाश का रंग जो है वो क्या होता है? नीला दिखाई देता है, इसीलिए। क्योंकि प्रकीर्णन जो दोस्तों 7 रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग होते हैं। और उन रंगों के क्रम को दोस्तों हम वर्णक्रम कहते हैं। और इसमें सबसे कम जो है वो तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? नीले रंग की होती है, इसीलिए नीले रंग का प्रकीर्णन होता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँ, तो आपको चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।